नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस विधायक। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में लगे हिंदू विरोधी केजरीवाल के काले होर्डिंग्स और पोस्टर, सोशल मीडिया पर भी हो रही है किरकिरी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा बिना भाषण दिए भारत को जोड़ रहे हैं पीएम मोदी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संतों की पीएम मोदी से मांग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड समेत 3 चीजें हों खत्म। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोढेरा बनेगा देश का पहला सोलर विलेज, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की आपको बताएंगे खूबियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और लगता है कि गुजरात में बनेगी भाजपा सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में बताइए कि कितनी सीटें भाजपा को इस बार मिलेंगी गुजरात के चुनाव में। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता और विधायक हर्षद रावड़िया भाजपा में शामिल हो गए। पाटीदार समुदाय के नेता रावड़िया ने 2 दिन पहले ही गुजरात विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें भाजपा के राज्य मुख्यालय कमलम में आयोजित एक समारोह में पार्टी में शामिल कर लिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में लगे हिंदू विरोधी केजरीवाल के काले होर्डिंग्स और पोस्टर, सोशल मीडिया पर भी हो रही है किरकिरी। जी हां दोस्तों, गुजरात में दिल्ली के हिंदू विरोधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काले पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। इन होर्डिंग्स पर गुजराती में लिखे हैं कि मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं। इसके साथ ये भी लिखा है कि मैं ब्रह्म, विष्णु, महेश और राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूं। इन होर्डिंग्स और पोस्टरों में केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहने दिखाया गया है। इन होर्डिंग्स और पोस्टर लगाने के साथ ही शनिवार को दिल्ली के सीएम के गुजरात के वडोदरा पहुंचते ही केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगे। हिंदू विरोधी केजरीवाल के करीबी मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के 1 दिन पहले ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ दिए गए बयान के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया है। गौतम की सभा में लोगों से शपथ दिलाई गई कि मैं कभी भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं कभी भी राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा और उनकी पूजा नहीं करूंगा। मैं गौरी, गणपति और किसी अन्य भगवान का पालन नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के भाषण आम आदमी पार्टी के मंत्री ने दिया है और इस सबसे सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की फसीहत हो रही है। लोग ट्विटर पर पोस्ट और होर्डिंग्स की तस्वीरों और वीडियो को शेयर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा बिना भाषण दिए भारत को जोड़ रहे हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा था और कांग्रेस मूक दर्शक बनकर इसे चुपचाप देख रही थी। राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए शाह ने आगे कहा कि बिना कोई भाषण दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को तोड़ने की इस प्रक्रिया को रोककर भारत को जोड़ने का काम किया है। असम के खानपारा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों को भारत को जोड़ना है उनके लिए उत्तर पूर्व के राज्यों में शांति और विकास एक उदाहरण है कि कैसे बिना कोई भाषण दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस पर पूर्वोत्तर भारत को आतंकवाद, अलगाववाद, अराजकता और हिंसा की ओर धकेलने का आरोप लगाते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसी जहां पर भी बैठे हैं वो सुन ले। जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ लड़ाई के समय 1962 में कह दिया था कि बाय बाय असम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज़ है और इधर भी हमारे महत्व के प्रदेश हैं। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि यहाँ पर जिस प्रकार का अलगाववाद पैदा हो गया था, प्रधानमंत्री मोदी बिना कोई भाषण दिए उसमें परिवर्तन लेकर आए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कांग्रेस मूक दर्शक बनकर इसे चुपचाप देखती रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संतों की पीएम मोदी से मांग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड समेत 3 चीजें हो जाएं खत्म। जी हां दोस्तों, देश के संत समाज ने सरकार से अल्पसंख्यक मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और फिल्म सेंसर बोर्ड को खत्म करने की भी मांग की है। साथ ही बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का सम्मान रखने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा है। शुक्रवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिन भर चली संतों की इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्च की भूमिका, हिंदू धर्मचारों की छवि खराब करने के षड्यंत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद, जीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार सहित सनातन धर्म से जुड़े अन्य कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक में अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन के महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के साथ साथ जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटाकर हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद कहा गया। और ये समिति विश्व हिंदू परिषद, अखाड़ा परिषद, हिंदू धर्मचारों
परिवारों और हिंदू धर्म की 127 से भी अधिक संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोढेरा बनेगा देश का पहला सोलर विलेज, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट। ये आपको बता दे खूबियां। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रविवार को हैं और पीएम मोदी 9 से 11 अक्टूबर के बीच अपने गृह राज्य गुजरात में होंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात में 14,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान ही मेहसाना जिले का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर विलेज बनेगा। दोस्तों आपको बता दें कि देश का पहला सोलर विलेज घोषित हो जाएगा मोढेरा। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को देश का पहला सोलर विलेज घोषित करेंगे और ये 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला गांव होगा और अपनी तरह की ये पहली परियोजना है जो प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ ऊर्जा के दृष्टिकोण को साकार करती है। मोढेरा सूर्य मंदिर भी यहाँ पर स्थित है और प्रधानमंत्री यहाँ 2 मंदिरों में पूजा अर्चना भी करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला। सीबीआई ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को पूछताछ के लिए कर दिया तलब। जी हाँ दोस्तों, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब मामले में 14 अन्य को आरोपी बनाया है। बता दें कि सीबीआई ने आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों के मुताबिक लालू यादव की बेटी मीसा भारती और रेलवे के एक पूर्व महाप्रबंधक को भी हाल ही में सीबीआई की एक विशेष अदालत में पेश की गई चार्जशीट में बतौर आरोपी शामिल किया गया है। यह मामला वर्ष 2004 से 9 के बीच यूपीए एक सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। सीबीआई ने इसी साल 18 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में लालू यादव समेत उनके परिवार के 4 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। साथ ही सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को रेलवे में कथित भूमि के बदले नौकरी घोटाले में संभावित प्रारंभिक जांच दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार पर सीएम शिवराज का सीधा हमला। अधिकारियों से कहा, करप्शन करने वालों को छांट लें, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब तक लोग सोकर उठते हैं और अपने हर रोज की दिनचर्या की पहली शुरुआत चाय पीकर करते हैं, तब तक प्रदेश के मुखिया कई बार 2 से 3 महत्वपूर्ण बैठक भी ले लिया करते हैं। यही नहीं, सुबह सुबह वो कई बार सख्त कार्रवाई के कई आदेश भी दे दिया करते हैं। इसके साथ ही प्रदेश की जनता को कई बार संदेश देते भी दिखाई पड़ते हैं। इन सब के बीच शनिवार की सुबह मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की और उस बैठक में उन्होंने साफ साफ अधिकारियों को ये समझाइश दी है कि किसी भी करप्ट अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं डीजीपी, सारे आईजी, एसपी और कलेक्टर्स को कह रहा हूं कि करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस है। अपने भी लोग छांट लें जो गड़बड़ कर रहे हैं। कल इंदौर में शिकायत मिली, ये इजाज़त नहीं दे सकते कि कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करे, तत्काल कार्रवाई करें और हम इसीलिए नहीं बैठे हैं कि कोई डरा धमका कर गैर कानूनी काम करे। आप ऐसे सूची बना लीजिए, एडीजी का काम है, मुझे रिपोर्ट कीजिए, ज़रूरत पड़ने पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के छापे भी पड़ेंगे। ये सूची बनाना चाहिए और हमारे पास इंफॉर्मेशन आना चाहिए। जो गड़बड़ करते पाया जाएगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अधिकारियों को सख्त चेतावनी यहाँ पर दे दी है शिवराज सिंह चौहान ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को चिढ़ाया, कहा सीमा लांघ रहे हैं आप। इस आदत के लिए कई नेताओं से खा चुके हैं डांट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। एलजी ने 6 प्रश्नों के इस लेटर में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी उनके खिलाफ झूठे और व्यक्तिगत आरोप लगाकर मर्यादा लांघ रहे हैं। एलजी ने कहा कि वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और बदले में उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। एलजी ने इस लेटर में केजरीवाल को ये भी याद दिलाया है कि कैसे उन्होंने नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे लोगों से माफ़ी मांगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कब से चलेगी बुलेट ट्रेन? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी? बुलेट ट्रेन कैसी होगी? रफ्तार कितनी होगी? किराया कितना होगा? ये सवाल पिछले काफ़ी समय से लोगों के मन में रहते हैं। फिलहाल इनमें से एक सवाल का जवाब बड़े ऐलान के रूप में हुआ है और वो सवाल है कि देश में पहली बुलेट ट्रेन कब से चलेगी। रेल मंत्री ने इसका ऐलान किया है और बताया है कि आखिर कब से बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ना शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अहमदाबाद के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने
में बुलेट ट्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बुलेट ट्रेन 2026 में चलेगी। फिलहाल अभी इसके 92 पिलर बनकर तैयार किए गए हैं। इसके लिए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अडानी का राहुल करते हैं विरोध, राजस्थान में गहलोत ने किया स्वागत। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अक्सर अडानी को लेकर हमलावर रही है। दूसरी ओर राजस्थान में गौतम अडानी के साथ अशोक गहलोत के फोटो सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। प्रेस वार्ता में पूछे गए एक सवाल के जवाब में इसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि हमें बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन किसी एक या दो के लिए सरकार मोनोपोली करे और एक तरफा पॉलिसी बनाकर लाभ देने के लिए हमारा विरोध है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ने किया ऐलान, देश का पहला डिजिटल मुद्रा ई-रुपया जल्द हो जाएगा लॉन्च। जी दोस्तों, संकल्पना टिप्पणी में डिजिटल मुद्रा की प्रौद्योगिकी और डिजिटल डिजाइन विकल्प, डिजिटल रुपए के संभावित उपयोग और डिजिटल मुद्रा को जारी करने की व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है और जल्द ही ई-रुपया लॉन्च हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के गृहनगर में भिड़े शिवसेना के दोनों गुट। शिवसेना शाखा पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद। आपको बता दें, शाखाओं पर कब्जे को लेकर दो फाड़ हुई शिवसेना के दोनों गुटों में भिड़ंत जारी है। शुक्रवार को भी इसी तरह के विवाद में सैकड़ों शिवसैनिक ठाणे के कुंभारवाड़ा इलाके में आमने सामने आ गए, लेकिन बड़ी संख्या पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने हालत संभाल लिया और किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, कहा नहीं बनूंगा रिमोट कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों उनके समर्थन के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और अभी वो गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। और इसी बीच उन्होंने कहा कि मैं अगर अध्यक्ष बना तो रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष नहीं बनूंगा। रुक करते हैं, इन दिनों के लिए गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, कई स्वास्थ्य परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में 712 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में एक नया छात्रावास भवन और उपचार सुविधाएं और किडनी रोग संस्था की 850 बेड की नई सुविधा और अहमदाबाद में अनुसंधान केंद्र शामिल है। दोस्तों बता दें कि पीएम मोदी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, एनसीबी की टीम ने 10 किलो मेफेड्रोन की जब्त, एक को किया गिरफ्तार। जी दोस्तों, गुजरात में एनसीबी ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी की टीम ने जामनगर से 10 किलो मेफेड्रोन जब्त किया है और इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मुंबई और गुजरात से 120 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 60 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त कर ली है और इस मामले में एयर इंडिया के एक पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीसीबी के उप महानिदेशक संजय सिंह ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गुजरात के जामनगर में नौसेना खुफिया इकाई को मिली एक विशिष्ट जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उसमें रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा नड्डा की अध्यक्षता में ही लड़ेगी 24 का चुनाव, पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले से होगा कार्यकाल विस्तार। जी दोस्तों, पीएम मोदी के विश्वस्त जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही भाजपा अगली यानी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। नड्डा का वर्तमान कार्यकाल अगले वर्ष 20 जनवरी को खत्म हो रहा है और इससे पहले संसदीय बोर्ड उनका कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगा देगा। भाजपा में अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है और ये लगातार 2 बार हो सकता है। वर्तमान स्थिति में लगातार चुनाव होने वाले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात और खुद नड्डा के गृहराज हिमाचल में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में कर्नाटक के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकते हैं। इस लिहाज से पार्टी नेतृत्व का ये मन बन चुका है कि फिलहाल अध्यक्ष का चुनाव टालकर नड्डा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल का विस्तार दे दिया जाए, ताकि पार्टी बिना भटकाव के लोकसभा चुनाव तक रणनीति को जमीन पर उतार सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में जल्द शुरू होगी चुनाव की प्रक्रिया, गृहमंत्री अमित शाह ने दिए हैं इसके संकेत। यहाँ दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास रखा और उद्घाटन किया। उन्होंने इस दौरान राजौरी और बारामूला में रैलियों को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने घाटी में शांति बहाल करने के लिए बीजेपी सरकार के उठाए कदमों को भी गिनाया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के भी संकेत दिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे में माता वैष्णो देवी के दर्शन के साथ साथ सुरक्षा के मुद्दे और पार्टी संगठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने राजौरी और बारामूला में 2 बड़ी रैलियों को संबोधित किया और अमित शाह ने घाटी में कई शहीदों के परिवारों से भी मुलाकात की है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
तरफ यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री जयशंकर की दो टूक, बोले जो भारत के हित में होगा वही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध पर जब भी संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई है, भारत उससे अलग हो गया है। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हुई। अमेरिका इससे चिढ़ा हुआ है, जो अब भारत को चिढ़ाने के लिए कभी पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है तो कभी F-16 लड़ाकू विमान को आधुनिक बनाने के लिए मोटी रकम मुहैया करा रहा है। भारत को चिढ़ाने के लिए अमेरिका पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक को अपने यहाँ बुलाकर भव्य स्वागत कर रहा है। और इन सब के बीच भारत ने यूक्रेन संकट को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखी है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि हमारे हित में जो होगा वही करेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन संकट पर दुनिया को भारत के मन की बात बताते हुए कहा कि यूक्रेन संकट के समाधान के लिए भारत यथासंभव हर प्रकार की सहूलियत देने के लिए इच्छुक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के इस गांव की छतों को गौर से देखिए, पीएम मोदी का एस प्लान इसमें छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध गुजरात का मोढेरा देश का पहला 24 घंटों और 7 दिन सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर 9 अक्टूबर के दिन मोढेरा को सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित करेंगे। इस गांव में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर समेत गांव के सभी घरों में तमाम कामकाज सूर्य की ऊर्जा से होंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि ये गांव सूर्य से संचालित होगा। केंद्र और राज्य सरकार ने 2 चरणों में इस सोलर विलेज को बनाया है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध मोढेरा को आधुनिक समय में नई पहचान देने के लिए सरकार ने 80.66 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बड़ी खबर की तरफ, ज्ञानव्यापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर टला फैसला, 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला टाल दिया है। अब इस मामले में कोर्ट 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। ज्ञानव्यापी सर्वे के दौरान वजूखाने में शिवलिंग की तरह की आकृति मिली थी, जिससे हिंदू पक्ष ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कोर्ट की कार्रवाई से पहले भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और इस दौरान कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे और इसके अलावा सरकारी वकील महेंद्र प्रसाद पांडे भी जिला जज के न्यायालय में पहुंचे थे। दोस्तों, जिला कोर्ट के फैसले से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा कि हमने कार्बन डेटिंग की मांग शिवलिंग के लिए नहीं की है, हमने मांग की है कि ASI की एक्सपर्ट कमेटी से इसकी जांच की जाए। दोस्तों, करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिंदे सरकार का 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को दिवाली गिफ्ट, 513 करोड़ की राशि आवंटित है। यह दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने राशन कार्ड धारियों को दिवाली का तोहफा देने का ऐलान किया है। शिंदे सरकार ने दिवाली के त्यौहार के मद्देनजर राज्य के 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए दिवाली पैकेज योजना के लिए 513 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फैसले से राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव भी जारी किया गया है। इस बीच देखा जाए तो शिंदे सरकार ने 3 दिन पहले ऐलान किया था कि राज्य के राशन कार्ड धारकों को दिवाली में रवा, तेल, शक्कर और चना दाल सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी और इन चारों वस्तुओं का पैकेट केवल 100 रुपये में राशन की दुकान में मिलेगा। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राशन कार्ड धारकों को ये गिफ्ट दे दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव इलेक्शन मोड में बीजेपी, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैक टू बैक दौरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गृहमंत्री अमित शाह पूरे देश के तूफानी दौरा वो करेंगे और गृहमंत्री अमित शाह का सबसे ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट और साउथ में रहेगा। अक्टूबर महीने में ही शाह का तूफानी दौरे में कोई महत्वपूर्ण राज्य में यहाँ पर तूफानी दौरा किया जाएगा और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की रणनीति है कि आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के मंत्री और सांसद अपने तय दौरों का काम पूरा कर लें। इन दौरों के माध्यम से मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। साथ में जनता का फीडबैक भी बीजेपी आला कमान को मिलेगा, जिससे उसी आधार पर चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। इसीलिए मंत्रियों के सरकारी दौरे के साथ साथ पार्टी के कार्यक्रमों को भी करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इसका शुभारंभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव मध्य प्रदेश करने जा रहा है। सरकार ने पिछले दिनों फैसला लिया था कि अब पढ़ाई हिंदी में भी की जा सकेगी और इसके लिए सरकार ने विशेषज्ञों के साथ पूरी प्लानिंग कर ली है और इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में कहा कि चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम का हिंदी भाषा में शुभारंभ मातृभाषा की प्रतिष्ठा
को स्थापित करने और सोच बदलने की शुरुआत का कार्यक्रम है। ये इस बात का प्रतीक है कि विशेषज्ञता के विषयों की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही नहीं, मातृभाषा हिंदी में भी की जा सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने डेयरी सहकारी सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले 5 साल में हर पंचायत में होगी एक डेयरी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सिक्किम की गंगटोक पहुंचे। यहाँ सैकड़ों लोग सड़क किनारे उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और इसके बाद शाह गंगटोक के राजभवन पहुंचे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल गंगा प्रसाद भी मौजूद रहे। तय कार्यक्रम के तहत गृह मंत्री शाह ने गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 65,000 सक्रिय PSCS स्थापित करने का निर्णय लिया है और हमने तय किया है कि 5 साल के भीतर प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स और एक डेयरी होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असम के 3 दिवसीय दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ दोस्तों, नड्डा और शाह शुक्रवार को शाम करीब 4 बजे असम पहुंचेंगे और इसके बाद वो पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बात के लिए। बीजेपी ने उतारी नेताओं की फौज। केंद्रीय मंत्रियों को सौंपी गई अलग अलग जिलों की कमान। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी कमर कस ली है। भाजपा के समक्ष गुजरात में सत्ता में वापसी करना एक बड़ी चुनौती है। पिछले 27 साल से भाजपा लगातार गुजरात में सत्ता में बनी हुई है और इस बार भी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए मजबूत चुनावी रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाली है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्रियों को अब गुजरात में अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी जा रही है। भाजपा की ओर से ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही गुजरात दौरे से वापस लौटे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात हिमाचल में चुनावी हलचल तेज। दिवाली से पहले हो सकता है तारीखों का ऐलान। जी दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है और दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस विपक्ष में है जबकि आम आदमी पार्टी दोनों जगह पूरा दमखम लगा रही है। और अब खबर है कि चुनाव कार्यक्रम का ऐलान इसी महीने दिवाली या पहले 15 अक्टूबर तक हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जो चिल्लाते थे चोर चोर चोर, आज खुद बन बैठे हैं महाचोर। केजरीवाल सरकार पर भाजपा का तंज। जी दोस्तों, दिल्ली में भाजपा जबरदस्त तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ हमलावर है। भाजपा का दावा है कि बिजली सब्सिडी में दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ है। भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और हरीश खुराना मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने जबरदस्त तरीके से केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा और भाजपा नेता ने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि ये कंपनी चोर है, वो कंपनी चोर है, हम इन कंपनी को बदल देंगे, लेकिन आज कौन सी मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी इन कंपनियों के साथ साठगांठ करके खुद चोरी कर रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने शुरू की आत्मनिर्भर गुजरात योजना। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को आत्मनिर्भर गुजरात योजना की शुरुआत की और इस योजना का मकसद उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सहायता और प्रोत्साहन देने के अलावा राज्य में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। भाजपा शासित गुजरात में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में है और मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात उद्यमियों का प्रदेश है, राज्य देश का विनिर्माण केंद्र है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को पूरा करने के लिए देश की अगुवाई करने को तैयार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारामूला रैली में उमड़ा जनसैलाब, हर हर मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के लग रहे नारे। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बारामूला में बुधवार को जनसभा पर सबकी निगाहें टिकी रही। इस जनसभा में कश्मीर घाटी के दूर दराज इलाकों से हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और जहां भी नजर गई वहां लोग हर हर मोदी और अमित शाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते दिखे। पंडाल खचाखच भरा था, लोग ढोल बाजे के साथ नीचे नाचते गाते दिखे। जनसभा में शामिल लोगों का बस यही कहना था कि अमित शाह ने जो राजौरी में गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा की है, उससे घाटी में भी इन समुदायों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और इस घोषणा पर सरकार जल्द अमली जामा पहनाए। कुपवाड़ा जिले के LOC से सटे तंगधार करना क्षेत्र से आए तौफीक अहमद ने बताया कि गृह मंत्री ने उन्हें कई उम्मीदें थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवादी अलगाववादी इकोसिस्टम को पूरी तरह करें समाप्त, गृह मंत्री ने की कश्मीर में सुरक्षा बैठक। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को हिंसा से मुक्त रखने और कानून का शासन बहाल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। इसके अलावा UAPA के तहत दर्ज मामलों की भी समीक्षा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि जांच समय पर और प्रभावी होनी चाहिए।